टीम ए, जिनको जंगल में घूमकर नोलन का खजाना ढूंढना था, लेकिन बदकिस्मती से एक बड़े से सांप से पाला पड़ा और सारे लोग जंगल में बिखर गए। और वहीं दूसरी तरफ जितने भी सारे शांडियन हैं, आज उनका दिमाग थोड़ा खराब है, क्योंकि सारे लोग दूसरी दफा आ रहे हैं अपर यार्ड अपना बदला लेने के लिए। अब आगे यहाँ पर गोइंग मैरी पर स्काई नाइट सांजी को स्काई कॉम्बैट के बारे में बताता है, यानी कि स्काइपिया में सारे पुजारी कैसे लड़ते हैं। वो सांजी के आगे एक बैरल रखता है और बैरल के ऊपर अपना एक छोटा सा डायल रखता है और सांजी को अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करने के लिए बोलता है। और सांजी बिल्कुल वैसा ही करता है, अपनी पूरी ताकत से बैरल को मारता है, लेकिन बैरल नहीं टूटता। सांजी देखता है कि ये क्या हुआ, और तभी स्काईनाइट बोलता है कि तुम्हारी जितनी भी सारी ताकत है, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी, वो सारी इस डायल ने अब्जॉर्ब कर लिया है। वो बोलता है कि ज़रा उस डायल पे लगे हुए बटन को दबाओ, और सांजी जैसे ही उस बटन को दबाता है, वैसे ही वो सारी काइनेटिक एनर्जी जितना सांजी ने दम लगाया था, वो सारा एक ही बार में रिलीज़ होता है और सांजी दूर जाके उड़ता है और वहाँ पर एक धमाका होता है। और तभी स्काईनाइट बताता है कि इसे बोलते हैं इम्पैक्ट डायल, और जितने भी सारे पुजारी हैं वो इसको अपने ग्लव्स के अंदर और अलग अलग जगह पर लगा के रखते हैं। और वो लोग जो बोलते हैं मंत्र इम्पैक्ट, असल में वो यही डायल का कमाल है। ये कोई चमत्कार नहीं है, बस ये डायल का कमाल है। और ये तो कुछ भी नहीं है, एक खास तरह का डायल होता है जिसे बोलते हैं रिजेक्ट डायल, और वो इससे 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। उसके एक ही शॉट से सामने वाला ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका एक वीक पॉइंट है कि उसको इस्तेमाल करने वाला भी एक ही शॉट में मारा जाएगा, यानी कि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उsopp ये सुन के बोलता है कि ये क्या पागलपन है, मुझे लगा था कि ये डायल तो बस स्काइपिया के लोगों की ज़िंदगी में आने वाले कुछ छोटे मोटे गैजेट हैं। और फिर स्काईनाइट बोलता है कि हाँ, ये वही है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर तरह के डायल होते हैं, जैसे कि खाना गर्म करने वाला डायल, वो खाना गर्म करने के साथ में शूरा के हथियार को गर्म करने के काम में भी आ सकता है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम डायल को किस तरह इस्तेमाल करोगे। उsopp बोलता है अच्छा, तो ये मंत्र क्या होता है। और फिर स्काईनाइट बोलता है कि मैं उस चीज़ के बारे में कैसे बता सकता हूँ जो कि मैं खुद ही इस्तेमाल नहीं कर सकता। मंत्र क्या होता है मुझे ये नहीं पता, लेकिन एनरू इसको इस्तेमाल करता है और वो इससे पूरे के पूरे अपर यार्ड पर नज़र रख सकता है। ये बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है। इधर से हट के हमें सीन दिखाया जाता है एनरू का, और यहाँ पर ऊपर बैठा हुआ एनरू सारे शांडियंस की मौत का इंतज़ार कर रहा है, और वो लोग कितने समय में मरने वाले हैं इसको अंदाज़ा लगाकर उनका मजाक उड़ा रहा है, और बताता है कि कैसे उसने अपनी डिवाइन फोर्स को भी अपर यार्ड भेज दिया है ताकि शांडियंस के बचने की उम्मीद भी ना हो। और वहीं दूसरी तरफ जितने भी सारे शांडियन हैं उन्होंने कदम रख दिया है अपर यार्ड में, और अपर यार्ड में थोड़ा आगे चलने के बाद ही अचानक से सारे शांडियंस के पैर अपने आप ही रुक जाते हैं और सारे शांडियन एक ही जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। और फिर उन्हें पता लगता है कि उनके आगे तो शूरा बैठा है। शूरा उनको देख के हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम सब लोगों की तो लगने वाली है, और तुम सब लोगों के बचने का चांस सिर्फ 3% है। आज के दिन हम पुजारी तुम्हें सिर्फ अपने एरिया में नहीं बल्कि पूरे अपर यार्ड में कहीं पर भी मार सकते हैं, इसीलिए मैं अपर यार्ड के शुरुआत में ही आ गया तुम लोगों का स्वागत करने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शूरा अपने शिकार को एक ही जगह पर फ्रीज कैसे करता है, बहुत ही पतले स्ट्रिंग्स यानी धागों का इस्तेमाल कर जैसा कि उसने स्काईनाइट के साथ किया था, क्योंकि शूरा स्ट्रिंग के ऑर्डियल यानी कि धागे की परीक्षा का पुजारी है। वो अपने पकड़े हुए शांडियन से बातें कर रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि सारे शांडियन का लीडर वाइपर उसके ऊपर पेड़ पे बैठ के उसको मारने का इंतजार कर रहा है। लेकिन मंत्र इस्तेमाल कर पाने के कारण शूरा को इस बात का पहले ही पता लग जाता है, और वो ऊपर देखकर वाइपर पे चिल्लाता है और फूजा को लेकर ऊपर वाइपर के पास जाने लगता है। और तभी वाइपर ये देखता है और वो भी पेड़ से नीचे कूद जाता है, लेकिन वाइपर हवा में ही अपने सारे हथियार फेंक देता है, जिसको देखकर शूरा बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो। और फिर हवा में ही शूरा और वाइपर का आमना सामना होता है। शूरा अपना हथियार वाइपर के कंधे में घुसा देता है,
लेकिन इससे वाइपर को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर शूरा अपने हथियार को गर्म करने लगता है और वाइपर बोलता है, क्या तुम्हें ये कंधा चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। और शूरा बड़ी हैरानी के साथ वाइपर को देखने लग जाता है क्योंकि उसने अपने हथियार भी फेंक दिए हैं। और फिर वाइपर धीरे से अपना हाथ शूरा के सीने पर रखता है और फिर ये देखकर शूरा बोलता है, क्या ये एक डायल है? अगर ये डायल है तो मुझे इससे कुछ भी नहीं होगा। और तभी वाइपर चिल्लाता है, रिजेक्ट। और फिर अचानक से वहां पर एक धमाका होता है और बहुत ही तेजी से शूरा नीचे उड़ता हुआ जाता है और एक धमाके के साथ जमीन पर आके गिरता है, जिससे शूरा वहीं पर ढेर हो जाता है। और ये बात अपने मंत्र की ताकत से एनरू को पता लग जाती है और वो बोलता है कि शूरा भी जा चुका है। और फिर ये सुनकर एनरू की सेवा करने वाला एक आदमी बोलता है कि इन पुजारियों को तो 6 साल में कोई भी नहीं हरा पाया था, ये हो क्या रहा है? इस पे एनरू हंसते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, शूरा कमजोर था और वैसे भी हमारी डिवाइन फोर्स के 50 मेंबर अपर यार्ड पहुंच चुके हैं। और यहीं दूसरी तरफ शूरा को हराने के बाद वाइपर कसकर अपना हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मेरा हाथ, इसमें बहुत तेज दर्द हो रहा है। और ये सुनकर कामाकिरी बोलता है कि नहीं, अभी अभी तुमने रिजेक्ट डायल इस्तेमाल किया। तुम जानते हो ना, ये 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है एक मामूली इम्पैक्ट डायल से। अगर तुमने इसको एक और बार इस्तेमाल किया तो इसकी ताकत से तुम्हारा शरीर फट जाएगा। ये सुनकर वाइपर सबसे पहले अपनी तोप उठाता है और तोप चलाकर तोप की आग से सारे लोगों के धागों को जलाता है और सारे लोगों को आजाद करता है और बोलता है कि ये लड़ाई 400 साल पुरानी है और इसको इस बार खत्म करना ही है, तो इसमें इतनी कुर्बानी तो जायज है। ये कहकर वाइपर वहां से चला जाता है। और फिर ये सुनकर कामाकिरी अपने बगल में खड़े ब्राह्म से बोलता है, क्या ये पागल हो गया है लड़ाई के चक्कर में? इसे पता नहीं है कि इसकी जान भी जा सकती है। और फिर सारे शांडियन बचे हुए पुजारियों को मारने के लिए अलग अलग दिशा में चले जाते हैं और अपर यार्ड में फैल जाते हैं। और इसी बीच कुछ शांडियन की मुलाकात होती है डिवाइन स्क्वाड के एक मेंबर से, जो कि तुरंत आकर एक शांडियन को धक्का देता है और फिर वो बोलता है कि हमें तुमको मारने का ऑर्डर मिला है और एक भी शांडियन नहीं बचेगा। जब शांडियन उस पर अपनी बंदूक से हमला करते हैं तो उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि बंदूक चलने के बाद भी वो बंदूक की गोली को आराम से डॉज कर कर एक शांडियन को बीच में से काट देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो डिवाइन स्क्वाड का मेंबर कितना ताकतवर है। उसने अकेले ही 2 शांडियंस को मार दिया है। लेकिन बदकिस्मती से लूफी भी उसी रास्ते से गुजर रहा है, वो भी गाना गाते हुए। अब लूफी का गाना सुनकर और उसको देखकर डिवाइन स्क्वाड का मेंबर अलर्ट हो जाता है और लूफी को देखकर अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है। हाँ, खुद के अलग अलग शौक होते हैं। पान गिलास, भाई शौक बड़ी चीज है। लूफी गाना गाते हुए रुक जाता है और बोलता है कि बकरी की तरह आवाजें कहाँ से आ रही हैं, जो कि डिवाइन स्क्वाड के मेंबर की है। हाँ, वो बकरी की तरह दिखता है तो आवाजें भी बकरी की तरह ही आएंगी। और फिर वो अचानक से पीछे से लूफी पर हमला करता है, वही हमला जो कि अभी थोड़ी देर पहले उसने शांडियन पे किया था और उसको बीच में से काट दिया था। लेकिन सही टाइम पर पीछे मुड़कर लूफी उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है और बोलता है कि तुम हो कौन और मुझे बीच में गाना गाते हुए परेशान क्यों कर रहे थे। और फिर वो अपनी हैट उठाता है और वापस गाना गाने लग जाता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन आगे चलकर उसकी मुलाकात होती है वाइपर से। वाइपर को देख के लूफी बोलता है कि मैंने शायद तुम्हें कहीं पर देखा है। लेकिन वाइपर हंसी मजाक के मूड में नहीं है। वो लूफी को बड़े गुस्से में देखता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इधर तुम्हारा कुछ भी मतलब नहीं है, इस आइलैंड को छोड़ दो। लेकिन तुमने नहीं छोड़ा। चलो ठीक है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, बस मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा क्योंकि यहाँ पर हमारी लड़ाई होने वाली है, वो भी 400 साल पहले शुरू हुई लड़ाई। ये सुनकर लूफी बोलता है कि अच्छा, तो तुम लड़ना चाहते हो, अगर लड़ना चाहते हो तो आ जाओ, मैं तैयार हूँ। फिर इधर से हट के हमें सीन दिखाया जाता है जोरो का, जो कि जंगल में भटक रहा है और अपने मन में सोचता है कि अगर मेरा सामना इधर किसी पुजारी से होगा तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्काइपिया में लोग किस तरह लड़ाई करते हैं। क्या वो पास से लड़ाई करेंगे या दूर से? तो बेहतर यही होगा कि मैं उनसे दूर से लड़ाई करूं। लेकिन मेरे पास तलवारें हैं तो मुझे वही तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो कि मैंने विस्की पीक में करी थी, तलवारों से दूर से लड़ाई करना। तभी जोरो को खाने के लिए आसमान में एक बहुत बड़ा पक्षी आता है
तो जोरो वो आजमाने के लिए जमीन पर खड़ा होकर ही अपनी तलवार से पक्षी पर वार करता है और पक्षी नीचे गिर जाता है। फिर जोरो आगे बढ़ने लगता है और तभी वहां पर एक शांडियन और एक डिवाइन स्क्वाड के मेंबर की लड़ाई हो रही होती है और जोरो को देखकर वो शांडियन जोरो के पास भगता है और बोलता है कि नीले समुद्र के लोग, और उस पर हमला करता है। लेकिन जोरो उसको बेफालतू में नहीं मारता बल्कि मुक्का मार कर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। और तभी जोरो देखता है कि वहां पर एक उड़ता हुआ डिवाइन स्क्वाड का मेंबर आया है और जोरो के पैरों में गिरा है। जोरो बोलता है कि तुम्हें किसने मारा, और तभी वो शख्स झाड़ियों में से बाहर आता है जो कि शांडियन कबीले का ब्राह्म है और जोरो को देखकर उस पर अपनी 2 बंदूकों से वार करता है और उसकी गोलियां चलने पर इतना फ्लैश आता है कि जोरो अंधा हो जाता है और वो बड़ी मुश्किल से उसको डॉज करता है। लेकिन तभी ब्राह्म आकर उसके पेट में एक जोरदार लात मारकर उसे दूर गिराता है। ब्राह्म बोलता है कि तुम नीले समुद्र के लोगों को वाइपर ने पहले ही मना किया था, लेकिन तुम अभी तक नहीं गए। जोरो बोलता है कि अगर तुम कोई पुजारी नहीं हो तो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। फिर ब्राह्म अपने जूतों में लगे डायल का इस्तेमाल कर हवा में उड़ता है और जोरो पर अपनी बंदूकों से दोबारा वार करता है और फिर से एक और बार इतना फ्लैश जनरेट होता है कि जोरो अंधा हो जाता है और बड़ी मुश्किल से ही उसके अटैक को डॉज कर पाता है। जोरो ऊपर पेड़ की ओर भागने लगता है, लेकिन ब्राह्म उछल के उसके पैर में एक गोली मारता है, लेकिन जोरो जैसे तैसे करके ऊपर पेड़ पर पहुंच जाता है। ब्राह्म बोलता है कि तुमको तो लड़ना भी नहीं आता, मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्काइपिया के लोग कैसे लड़ते हैं। वो अपने जेब में से एक डायल निकालता है और हवा में जोरो की ओर फेंकता है और वो डायल एक बादल का पुल बनाता है जिसका इस्तेमाल कर ब्राह्म जोरो के पास पहुंचता है और हवा में ही उसके सर पर दोनों बंदूकें तानता है। जोरो बड़ी मुश्किल से उसकी गोलियों से बचता है और एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है और देखता है कि उसके पैर में गोली लगी है और फिर उसको एक आइडिया आता है और फिर जोरो खुद ब्राह्म के आगे आ जाता है, लेकिन अपने चश्मे लगाकर, और बोलता है कि अब उस फ्लैश का असर मेरे ऊपर नहीं होगा। ब्राह्म चिल्ला के बोलता है कि वैसे तुम जानते हो ना कि वो सनग्लासेस तो नहीं है। जोरो बोलता है कि लगता है इसे पता लग गया, वैसे ये मेरा प्लान है भी नहीं, और ये कहकर वो वहां से भागने लग जाता है। ब्राह्म चिल्ला के बोलता है तो भागना तुम्हारा प्लान है, और ब्राह्म लगातार अपनी गोलियां जोरो पर बरसाता रहता है, लेकिन जोरो उनको डॉज कर नीचे पहुंच जाता है और अब ब्राह्म ऊपर है और जोरो नीचे है। तो वो नीचे आने के लिए वही डायल से बादल का पुल बनाता है, लेकिन जोरो उस पुल के आखिर में खड़ा हो जाता है और अपनी पोजीशन ले लेता है। जब ब्राह्म नीचे आ रहा होता है तो वो जोरो को देखता है और बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, और फिर जोरो हवा में अपनी तेजी से तलवार चलाता है और अपने तलवार के स्लैश के इम्पैक्ट से ब्राह्म का पेट काट देता है और उसे आखिरकार हरा देता है और इस अटैक को नाम देता है 36 पाउंड फीनिक्स। अब वापस चलते हैं लूफी और वाइपर पे, जहां पर वाइपर बहुत बार अपनी बजूका से लूफी पर अटैक कर चुका है, लेकिन हर बार रिजल्ट सेम ही है। लूफी हर बार अपने पेट में हवा भरकर उसकी बजूका की गोली को उसकी तरफ ही फेंक देता है और ये देखकर वाइपर को बहुत ही गुस्सा आता है। लूफी बोलता है कि ये चीज़ें मेरे ऊपर काम नहीं करती, और फिर हमें सीन दिखाया जाता है गोइंग मैरी का, और यहाँ पर ना जाने सांजी किसी से तो लड़ाई कर रहा है और किसी को लात मार रहा है, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। उसॉप और नामी उसको पकड़ के रो रहे होते हैं और स्काई नाइट उस शख्स को बड़े ही गुस्से में देख रहा होता है जिसने सांजी की ये हालत करी है, और वो और कोई नहीं एनरू है जो कि शिप पर बैठा है और स्काई नाइट को देख के हंस रहा होता है। वो बोलता है पुराने भगवान गैनफॉल, बहुत समय बाद मुलाकात हुई, कैसे हो। फिर स्काई नाइट बोलता है कि एनरू तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। एनरू बोलता है कि डरो मत, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं मारूंगा। तभी उसॉप एनरू से लड़ने के लिए उसके आगे खड़ा होता है और बोलता है कि तुमने मेरे साथी पर हमला करके अच्छा नहीं किया, लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि एनरू उसके आंखों के सामने से गायब है। फिर अचानक से एनरू पीछे से आकर उसको करंट का एक झटका देता है और उसकी हालत भी सांजी की तरह कर देता है, और बोलता है कि जब 2 लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। फिर वो गैनफॉल से बोलता है कि 6 साल पहले जो मैंने तुमसे तुम्हारी डिवाइन स्क्वाड ली थी वो आज भी मेरे पास अच्छे से काम कर रही है, लेकिन अब मुझे उसकी और इस आइलैंड की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
मेरा काम इन दोनों से खत्म हुआ। और हाँ, जितने भी सारे लोग हैं वो उस एक चीज़ के पीछे हैं, चाहे शांडियंस हो, चाहे नीले समुद्र के लोग, चाहे मैं, हम सारे लोग उस सोने के पीछे हैं, या मैं कहूँ वो सोने से बना हुआ शहर। ये एक खेल की तरह है, देखते हैं आखिर में कौन बचेगा और किसको वो मिलेगा। एनेरू जाने वाला होता है कि तभी स्काई नाइट उसे आवाज़ लगाता है और बोलता है कि एनेरू, क्या तुम डिवाइन स्क्वाड को मारने वाले हो? और एनेरू जाते हुए बोलता है, शायद। इधर लूफी और वाइपर की फाइट चल रही है और यहाँ पर वाइपर लूफी से बहुत ही परेशान हो चुका है क्योंकि उसकी बजूका का असर लूफी पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो वो एक खास तरह का डायल निकालता है और उसको अपनी बजूका पे लगाता है, जिससे अटैक करने से पहले एक खास तरह की गैस छोड़ता है जो कि ब्रीदेबल नहीं है, जिससे लूफी उसमें सांस नहीं ले पाएगा और वो अपने आप को फुला भी नहीं पाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसके कारण लूफी को वाइपर का अटैक इस बार डॉज करना पड़ता है। और फिर लूफी बाल बाल बचता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक था, इसने अपनी बजूका के अंदर क्या लगाया। और फिर तुरंत वाइपर आकर लूफी को एक लात मारता है, लेकिन लूफी बड़ी मुश्किल से उसको डॉज करता है और फिर लूफी भी वाइपर के ऊपर हमला करता है। वाइपर बड़े आराम से लूफी के पंचेस को डॉज कर रहा होता है और तभी वाइपर उस पर अटैक करता है अपनी बजूका से, लेकिन लूफी उसको डॉज कर लेता है। और फिर आखिर में लूफी अपना बजूका अटैक करता है और वाइपर भी अपना बजूका यानी कि वो डायल की एनर्जी से लूफी पर अटैक करता है और दोनों दूर उड़ते हुए जाते हैं। दूर उड़ते हुए आ जाने के बाद वाइपर खड़ा होता है और अपने आप को संभालता है, अपनी बजूका उठाता है और लूफी से लड़ाई करने का इंतज़ार करता है। लेकिन बहुत देर बीत जाती है और दूर दूर तक कहीं पर भी लूफी का नामो निशान नहीं। और यहाँ पर जहाँ पे लूफी गिरा था, लूफी की किसी सुरंग में गिरने की आवाज़ आती है और उधर वाइपर सोचता है कि लगता है वो लड़का भाग गया, चलो छोड़ो, मुझे अपनी ताकत को बचाना होगा। फिर इधर से हट के हमें सीन दिखाया जाता है अपर यार्ड में चल रही एक डिवाइन स्क्वाड और एक अकेले शांडियन के बीच की लड़ाई का। और यहाँ सारे डिवाइन स्क्वाड के मेंबर हार चुके हैं, वो भी एक अकेले शांडियन से, और वो है गेनबो। और तभी वहाँ पर डिवाइन कमांडर यामा आ जाता है और वो देखता है कि एक अकेले शांडियन ने मेरे इतने सारे आदमियों को मार दिया है। वो बोलता है कि तुमने मेरे साथियों को मारकर अच्छा नहीं किया। गेनबो यामा को देखकर उस पर अपनी बजूका चलाता है, लेकिन यामा उसकी बजूका की गोली को अपने पैरों से पकड़ लेता है और फिर लात मारकर गेनबो के ही पेट में मारता है। गेनबो ये देखकर समझ जाता है कि यामा इन सबसे अलग है और फिर यामा उछलकर अपना माउंटेन एक्स अटैक करता है घायल गेनबो पे, जिसमें बहुत सारे ब्लेड वाली डायल से बनी बेल्ट से वो गेनबो को खत्म करता है। यहाँ गोइंग मैरी पर एंट्री होती है दो नए मेहमानों की, जो है सातोरी के दो भाई होतोरी और कोतोरी। और बेहोश पड़े सांजी और उसॉप को देखकर बोलते हैं कि इन दोनों ने हमारे भाई को मारा है, हम दोनों इन्हें छोड़ेंगे नहीं। और यहीं दूसरी तरफ अपर यार्ड की लड़ाइयों के बीच में चॉपर भटकता भटकता गेदात्सु यानी कि स्वाम्प के रास्ते के पुजारी के पास पहुंच चुका है। और यहाँ पर एक डिवाइन स्क्वाड का मेंबर गेदात्सु को बताता है कि ये वही है, नीले समुद्र में से आए हुए लोगों में से एक, जिन्हें हमें मारना था। चॉपर अपने दोस्तों को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है गेदात्सु उसके पीछे है। चलती जो मेरी कश्ती तो बनते हैं देखो कई अफसाने, बन बैठा मैं वो हस्ती सपनों को जो सच करना जाने। चलती जो मेरी कश्ती तो बनते हैं देखो कई अफसाने,